कोरोना एक ऐसी भयावह बीमारी जिसे महामारी का नाम दे दिया गया। इसने एक क्षेत्र विशेष नहीं, एक देश विशेष नहीं, इसने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। वुहान शहर, चीन के वुहान शहर से वर्ष 2019 में अचानक एक वायरस उत्पन्न होता है जो धीरे धीरे करके एक देश से समूचे विश्व को अपनी चपेट में ले लेता है। और आज उससे न जाने कितने ऐसे लोग जो इलाज के अभाव कह सकते हैं अथवा जानकारी का अभाव कह सकते हैं या फिर कुछ और कारण हो सकते हैं जिनके कारण अपनी जान भी गंवा बैठे। लेकिन इसमें कई ऐसे शख्स भी हैं जो इस कोरोना रूपी भयावह बीमारी से जंग जीतकर आज फिर से अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी महती भूमिका नज़र आती है तो स्वास्थ्य विभाग की नज़र आती है। स्वास्थ्य विभाग जिससे जुड़े हुए स्वास्थ्य कर्मी, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे वो वरिष्ठ परामर्शदाता हों, चाहे वो स्टाफ के नर्स अथवा अन्य कर्मचारी हों, सभी ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और कोरोना से जंग लड़ रहे ऐसे मरीजों को पुनः जीवन दान दिया। ऐसे में जबकि वो मरीज खुद में जीने की आस खो बैठे थे, ऐसे में जब कुछ ऐसे चिकित्सक सामने आते हैं जिन्होंने दिन देखा न रात देखा, न अपने परिवार की सुरक्षा देखी, सब कुछ दांव पर लगाकर उन्होंने मरीजों की सेवा की, दिन रात सेवा की। और उसी का परिणाम है कि मथुरा जनपद में ही 500 से पार प्रतिदिन का संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब महज 2 अंकों की संख्याओं तक सिमट कर रह गया है। ये निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग की ही देन है। जब ऐसी कोरोना जैसे महामारी के साथ जंग जीतने में कभी भी स्वास्थ्य कर्मियों ने पीठ नहीं दिखाई। ऐसे में जब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिस विभाग भी अपनी जी तोड़ मेहनत के लिए जाना जा सकता है। इसके साथ ही कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिन्होंने फ्रंट पर रहकर इन मरीजों से सीधा संपर्क किया और उन्हें आज स्वास्थ्य लाभ दिला रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कुछ ऐसे चिकित्सक जिन्होंने वाकई में ऐसे में जबकि इस बीमारी की कभी अभी पूर्ण रूपेण दवाई नहीं बनकर आ पाई है, कोरोना टीका चल रहा है, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ अंश तक खतरा कभी कभी बन जाता है। ये संभवतः ये स्वास्थ्य विभाग की चीज़ें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ और ना ही मुझे इस चीज़ की बताने की जानकारी है कि आखिर क्या कारण रहते हैं कि ऐसी ऐसी व्यवस्थाएँ जब बन जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हमारे साथ मथुरा के एक चिकित्सक मौजूद हैं, डॉक्टर अजीत सिंह सिकरवार। ये अपने नाम के आगे मेजर भी इनके रहता है। वो इसलिए क्योंकि पूर्व में आप सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 5 साल सेना में सेवाएं देने के उपरांत अब ये शहर में अपने क्लिनिक के माध्यम से, अन्य क्षेत्रों में बैठने के माध्यम से कोरोना से सीधे तौर पर लड़ाई लड़ रहे मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें उपचार दे करके उन्हें स्वस्थ कर रहे हैं। डॉक्टर मेजर अजीत सिंह सिकरवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर किन किन परिस्थितियों में उन्होंने मरीजों की सेवाएं दी, उनकी सेवा की और अपनी एक महती भूमिका में अपने आप को खड़ा पाया। जी डॉक्टर साहब, तो आपका स्वागत है कि आपने ऐसी महामारी में सब कुछ व्यवस्थित तरीके से किया। आखिर क्या क्या उस समय रही परिस्थितियाँ, कैसे मरीज आए, दवाइयाँ कैसे उपलब्ध हो पाई, चिकित्सा का क्योंकि अभी इसकी दवाई उपलब्ध नहीं हो पाई, तो कैसे इन सभी व्यवस्थाओं के बीच में आपने मरीजों को उपचार दिया? हाँ, जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही कि पहला सप्ताह निकला अप्रैल का, दूसरे सप्ताह से ही मथुरा जनपद में आपने देखा कि धीरे धीरे करके केस बढ़ने लगे, बल्कि धीरे धीरे नहीं, एकदम से केस बढ़े। कुछ ही दिन में शुरू में आंकड़ा 2 अंकों से स्टार्ट हुआ, 30-40 केस आए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के 400-500 केसेस हो गए। थोड़ी सी शुरू के समय में व्यवस्थाएं थोड़ी सी कम थी, बेडों की संख्या कम थी, लेकिन मैं रामकृष्ण मिशन में फिजिशियन की तरह काम कर रहा हूँ, तो वहाँ भी हमारे पास शुरू में लगभग 30 बेड थे, लेकिन हमने दिन ब दिन वो बेडों की संख्या वहाँ बढ़ाई। अब आज के टाइम में हमारे पास वहाँ 150 बेड उपलब्ध हैं। और उसके बाद शुरू में पेशेंट आए, उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। आपने अप्रैल के माह में देखा होगा कि स्थिति थोड़ी सी नाजुक थी, बेडों के लिए लोग भटक रहे थे, लेकिन
तब भी रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल ने और वहाँ के सारे डॉक्टर्स और वहाँ के स्टाफ ने हार नहीं मानी, उस चैलेंज को लिया और आगे बढ़ के उस चैलेंज को पूरा भी किया। आज की स्थिति में आप देख रहे हो धीरे धीरे करके केसेस कम होते जा रहे हैं। तो ये सब टीम का ही, पूरे डॉक्टर्स का, सारे वहाँ के नर्सिंग स्टाफ का और सारे जो फ्रंट वॉरियर थे, कोरोना वॉरियर थे, सब ने मिलजुल के काम किया और इसको धीरे धीरे कम करने में सफल हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। डॉक्टर, शुरुआत में जब परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अचानक संसाधनों का अभाव, एक का एक 500 से ज़्यादा मरीज एक सामने आए, प्रतिदिन का ये आंकड़ा बन रहा था। स्वास्थ्य विभाग की जो भी जितनी व्यवस्थाएं थी वो भी कम नज़र आने लगी। ऑक्सीजन की बात की जाए, वेंटिलेटर की बात की जाए, आईसीयू की बात की जाए या अन्य सुविधाओं की बात की जाए, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंजेस रहा चिकित्सकों के सामने, आप लोगों के सामने काफ़ी बड़ा चैलेंज था। तो ऐसे इन चैलेंजों को किस तरीके से आपने व्यवस्था कर पाई? हाँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहा कि धीरे धीरे करके ये जो अपने सीएमओ ऑफिस से, स्वास्थ्य विभाग से और डीएम ऑफिस से धीरे धीरे हमें निर्देश मिलते रहे। हम भी अपना धीरे धीरे करके जो ज़रूरत थे उसके हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं को बढ़ाते रहे। पहले हमारे पास नॉर्मल हॉस्पिटल था, जो रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है, उसमें जनरल सामान्य मरीजें का इलाज होता था। लास्ट ईयर भी कुछ हमने 30 बेड करके रखा हुआ था 2020 में कोरोना मरीजों के लिए, लेकिन इस साल भी हमारे पास वही 30 बेड का वार्ड था। लेकिन जैसे जैसे स्थिति थोड़ी ख़राब हुई, हमें पर डे डेली बेसिस पे ही स्वास्थ्य विभाग से, सीएमओ ऑफिस से इंस्ट्रक्शन मिलते रहते थे। उसी के अनुकूल हम अपना बेडों की संख्या बढ़ाते गए और जैसे जैसे मरीजों को ज़रूरत पड़ी हम अपनी मेहनत और अपने रिसोर्सेज बढ़ाते गए। उसी के कारण हम आज इस स्थिति में, थोड़ी बेटर स्थिति में पहुंच पाए हैं। डॉक्टर साहब, ये तो रही कोरोना की दूसरी लहर अचानक आई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से पूर्व में भारत सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया था कि दूसरी लहर में युवा वर्ग इसमें ज़्यादा नज़र आएगा, ज़्यादा संक्रमित हो जाएगा, काफ़ी युवाओं की मृत्यु भी हुई। इसके बाद अब एक बार फिर से डिक्लेयर किया जा रहा है कि तीसरी लहर आनी है और इसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसको देखते हुए क्या स्वास्थ्य विभाग, क्या चिकित्सा के लोग, जुड़े हुए लोग इसके लिए पूर्व में ही कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं? जैसे कि आपने देखा और भी देशों का आपने देखा होगा कि और देश जैसे कि अमेरिका हुआ और यूरोपियन कंट्री हुई, वहाँ ऑलरेडी दूसरी वेव लगभग आज से 5 महीने पहले आके ख़त्म हो चुकी थी। अब वहाँ के देश तीसरी और चौथी वेव में हैं, ठीक है। तो वहाँ के स्टडी के हिसाब से पाया गया कि जो दूसरी वेव थी वो सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। वही समय था दूसरी वेव का जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस मिले। तो हाँ, यहाँ भी आपने भारत में देखा कि हाँ, थोड़ा सा कंडीशन नाजुक थी। थोड़ा देखेंगे काफ़ी एकदम से काफ़ी केसेस आए, केसेस 3 लाख 4 लाख तक गए। तो वो वेव थी, जो दूसरी वेव थी, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक थी, वो अब वेव धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। हाँ, अभी भी केसेस हैं, 2 लाख केसेस आ रहे हैं, लेकिन जो पहले आपने देखा था कि सेंट्रल इंडिया से स्टार्ट हुआ था, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से केसेस स्टार्ट हुए थे, वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में आ रहे थे। वहाँ दक्षिण भारत में महाराष्ट्र से केसेस स्टार्ट हुए थे, अब वहाँ धीरे धीरे करके केसेस कम हो रहे हैं। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन कोरोना केसेस का इधर बिहार की तरफ, उड़ीसा की तरफ, इधर थोड़े से केसेस अभी आ रहे हैं, वो भी धीरे धीरे करके 1 सप्ताह 2 सप्ताह में वो भी धीरे धीरे करके कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरी वेव का बारे में यही कहना था कि सबसे मजबूत थी। अब लोग बोल रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी, तो वो सब एक प्रेडिक्शन है, अभी उसकी कैलकुलेशन करना, हाँ, वो थोड़ा सा जल्दी होगा, लेकिन तब भी हमें अपनी पूरी तैयारी करके रखना पड़ेगा। हमने देखा दूसरी वेव में कि जनरली 30 से 45 साल के 45 साल के लोग जो थे वो काफ़ी संक्रमित हुए। हाँ, उसका थोड़ा सा एक कारण ये भी था कि हाँ, हमने देखा था कि 45 साल से ज़्यादा के लोगों को वैक्सीन लगी हुई थी। जो थोड़े से 45 साल के कम की उम्र के लोग थे उनको वैक्सीन का जब अवेलेबल नहीं थी, अब वो भी वैक्सीनेशन उनके लिए भी 18 साल से ज़्यादा के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया। हाँ, तो अब देखा जाएगा कि उनको केसेस कम होने के, उनका संक्रमण होने का खतरा काफ़ी कम रहेगा। हाँ, अब बोला जा रहा है कि बच्चों में बढ़ेगी। हाँ, तो ये सब प्रेडिक्शन है, लेकिन हम देखते हैं कि उनको कैसे बचाया जाए। तो अभी तो बच्चों के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हाँ, और हमारे लिए यही चैलेंजेस हैं कि आगे धीरे धीरे अभी भी रिसर्च चल रहा है बच्चों की वैक्सीन के लिए, और 3-4 महीने 5 महीने में हाँ, ये
है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन आएगी, लेकिन अभी भी हम बच्चों थर्ड वेव के लिए अपने आप को तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि बोला जा रहा है कि बच्चों में थर्ड वेव आने का खतरा, थर्ड वेव बच्चों को ज़्यादा नुकसान करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब जो सरकार ने बोला है कि 18 साल से ज़्यादा के लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि जैसे घर में सारे बड़े हैं, 18 साल के से ज़्यादा के बड़े लोग जो भी हैं, उन सबको वैक्सीन लगा हुआ होगा, तो उससे क्या होगा, बच्चों को उतना ही खतरा कम होगा। सारे मेरे सबसे अनुरोध यही है कि जो भी 18 साल से ज़्यादा का है वो अपना, जैसे गवर्नमेंट ने बताया हुआ है गाइडलाइन के अनुसार, अपना वैक्सीनेशन कराएं, उससे बच्चों को उतना ही खतरा कम होगा। और दूसरी चीज़ ये है बच्चों के लिए कि उनको अच्छा खाना दें, मतलब फल दें, सब्जियां दें, अच्छा न्यूट्रिशन रखें, बच्चों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि उनको बाहर जाने से रोकें, है ना, इतना बाहर वाली एक्टिविटियों से रोकें। स्कूल अब आप देख ही रहे हो कि जो क्लासेस वगैरह भी चल रही हैं बच्चों के लिए, वो ऑनलाइन ही चल रही हैं, और उनको बचाएं कि वो ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, इंडोर एक्टिविटी में अपना गेम्स वगैरह खेलते रहें। अपनी सेडेंटरी लाइफ ना इतना चाहिए कि भाई बैठ के वो मोबाइल में चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इन सब से बच्चों को बचाएं, उनको अपना एक्टिविटी अंदर गेम खिलाएं, है ना, एक्टिविटी कराते रहें, घर में सारे लोग वैक्सीनेशन कराएं। तो ये इन सब चीज़ों से, बहुत चीज़ों से बचा जा सकता है। सर, ये तो बात रही कोविड डिसीज़, वायरस डिसीज़ जिसे कोरोना का नाम दिया गया है। साथ ही एकाएक जबकि कोरोना से समूचा विश्व लड़ रहा है, ऐसे में एकाएक नज़र आते हैं फंगस। सबसे पहले वाइट फंगस, फिर ब्लैक फंगस, और अब एकाएक येलो फंगस भी सामने आ गया है। क्या है ये सारी चीज़ें? अचानक इस तरीके की क्या इसकी उपचार सुनिश्चित व्यवस्थाएं हैं, अथवा इसमें भी कोरोना जैसी अव्यवस्थाओं का सामना मरीजों को करना पड़ सकता है? जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी 3 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस को एपिडेमिक घोषित किया है। हाँ, आप देख रहे हैं कि जैसे कि कई जगह पे कुछ केस ब्लैक फंगस के आ रहे हैं, और ये ब्लैक फंगस एक तरह की फफूंदी है। ये ऐसे केसेस पहले भी होते रहे हैं। मैंने भी देखा है कि साल में 1-2 केसेस ब्लैक फंगस के आते थे। कई मरीज होते थे, कैंसर के होते थे, या फिर और भी तरह के जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते थे, तो उनको ऐसे केसेस निकलते थे। हम उनका पहले भी उपचार करते रहे, बहुत अच्छा उपचार चला है, तो उससे हम उनको ठीक भी करते रहे, है ना। अभी क्या है, आप देख रहे हो कि कोरोना के मरीजों में हम स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, उससे इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है। टोसिलिजुमैब एक जो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग है, उससे भी इम्यूनिटी कम होती है। उस इम्यूनिटी कम होने की वजह से, और पेशेंट डायबिटीज़ का है, तो फंगस को ग्रो करने का एक मीडिया मिल जाता है। तो जैसे ही उन्हें थोड़ा सा भी मीडिया मिलेगा, तो जैसे नाक हुई, नाक से स्टार्ट होता है, नाक से आँख तक पहुंच सकता है। अगर वहाँ भी कंट्रोल नहीं किया गया तो दिमाग तक भी पहुंच सकता है। तो बस इसके लिए मेरा यही मैसेज है कि जैसे ही कुछ ऐसा सिम्टम आता है, नाक में बदबू आना, नाक से कुछ गंदगी जैसा मटेरियल निकलना, काला मटेरियल पस जैसा निकलना, नाक से खून होना, देखने में कोई भी दिक्कत होना, या मुंह में सुन्नाहट आना, आँख में सूजन आना, चक्कर आना, ऐसे कोई भी सिम्टम आते हैं तो फ़ौरन अपने चिकित्सक की परामर्श लें। और आजकल देख रहे हो कि हर कोई लोग पैनिक कर रहा है कि ब्लैक फंगस होना इतना भी आसान नहीं है कि हर मरीज को हो जाए। बहुत रेयर केसेस हैं, 1% भी नहीं होंगे 100 में से। अगर एक को भी होना भी इतना वो नहीं है कि अगर हाँ कहीं की बहुत पेशेंट हैं जो साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, उनकी कोई केयर ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है, उनको मंजन भी नहीं हो पा रहा है, नाक की सफाई नहीं हो पा रही है, तो उनको प्रॉबर डायबिटीज़ है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉपर्टी रहती है। लेकिन अपनी हाइजीन मेंटेन की जाए तो उन सब से बचा जाता है। अर्ली स्टेज में अगर इसको पकड़ लिया जाए तो ज़्यादा डैमेज होने से बचाया जा सकता है। तो यही है कि इतना ना डरें, जो लोग डर रहे हैं कि हर कोई बोलता है कि ब्लैक फंगस, लेकिन उससे ना डरें। हाँ, जल्दी अर्ली स्टेज में ही इन्फॉर्म करें। और उसके बाद ये कोई इतना वो नहीं है कि इसका इलाज ही नहीं है कि पेशेंट उसे आँख ही निकालनी पड़ जाएगी या पेशेंट की डेथ हो जाएगी, नहीं। इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, इसको हम टैबलेट भी अभी अवेलेबल है, एक इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन भी करके आता है, वो भी अवेलेबल है। अगर उसको अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया जाए तो हाँ 10 दिन 14 दिन में कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ परामर्शदाता, कोरोना जैसी महामारी के बीच में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टर मेजर
अजीत सिंह सिकरवार, जिन्होंने हमें विभिन्न तरीके की विस्तृत जानकारियाँ दी, कोरोना को लेकर विशेष जानकारियाँ उपलब्ध कराईं, फंगस को लेकर जो इस समय लगातार पैर उठाए चला जा रहा है उस पर भी चिकित्सा विभाग पूर्ण रूपेण अंकुश लगाने की व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। और निश्चित तौर पर यदि इस प्रकार के चिकित्सक लगातार जुटे रहेंगे तो निश्चित तरीके से इस प्रकार की बीमारियों पर जल्द ही अंकुश प्राप्त किया जा सकता है। मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगा, टीवी 10 न्यूज़ के सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके केंद्र सरकार, भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 को लेकर के जो भी गाइडलाइन जारी की गई हैं उसका अवश्य पालन करें। आप मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, उचित दूरी बना के रखें। हमारा भी यहाँ पर हमने इसी प्रकार की नियमों का पालन किया है, परंतु साक्षात्कार लिए जाने के दौरान जो नियम होते हैं उनके आधार पर हमें मास्क हटाना ही पड़ा, क्योंकि सीधे तौर पर हम दर्शकों से साक्षात्कार कर पाते हैं, सीधे तौर पर उनसे रूबरू हो पाएँ, इसलिए हमने मास्क हटाया। डॉक्टर साहब से भी हमने निवेदन किया था कि आप भी मास्क हटा दें, परंतु एक चिकित्सक के दायित्व होने के नाते वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए डॉक्टर साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं मास्क नहीं हटाऊंगा, क्योंकि मैं मैसेज देता हूं। हो सकता है कि कुछ मेरे दर्शक, कुछ ऐसे मरीज भी हों जो ये प्रोग्राम जब देखेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हमको इतनी ज़्यादा एडवाइस करने वाले चिकित्सक, डॉक्टर खुद उन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं। तो इसके वजह से जब मैंने बार बार आपसे निवेदन किया तो आपने चेहरे को हल्का सा खोल करके मास्क को नीचे लगा लिया। ये आपने हमारे निवेदन पर किया। निश्चित तौर पर ये एक प्रक्रियाएं होती हैं जिसको हमें भी निभाना पड़ता है, परंतु उचित दूरी हम बनाए हुए हैं। सैनिटाइज करके मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ से जाने के बाद फिर एक बार खुद को सैनिटाइज करूँगा, जिससे कि मैं स्वस्थ रहूँगा तो मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा, मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा तो मेरा समाज स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा मेरा देश, स्वस्थ रहेगा मेरा विश्व। इस तरीके से हमारे साथ रहे डॉक्टर मेजर अजीत सिंह सिकरवार, जिन्होंने हमें विस्तृत जानकारियां उपलब्ध कराई। टीवी 10 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी विवेक के साथ मोहित चतुर्वेदी।